जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो आज का जो भी टॉपिक आगे हम लोग देखेंगे वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग कंप्यूटर पर आधारित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो, पुलिस का तैयारी कर रहे हो, किसी का भी सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम है, ठीक है। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा यानी कि बाइनरी डिजिट 0 या 1 या ऑन या ऑफ ही समझ पाता है, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश तथा डाटा मानवीय भाषा यानी ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। अतः कंप्यूटर को इनपुट दिए जाने से पहले उसे मशीनी भाषा में बदलना जरूरी है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ कंप्यूटर द्वारा जो होता है परिणाम, ठीक है, प्राप्त परिणाम भी मशीन भाषा में होता है, ठीक है। कंप्यूटर से जो भी हम लोग परिणाम प्राप्त करते हैं वह मशीन भाषा में होता है, जिसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए मानवीय भाषा में होता है, जिसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए मानवीय भाषा में बदलना पड़ता है। यह कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है, ठीक है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डाटा तथा निर्देश इनपुट डिवाइस के जरिए देता है। इनपुट डिवाइस इसे मशीन भाषा में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है। कीबोर्ड तथा माउस दो लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है, ठीक है। डाटा प्रोसेस के बाद कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट डिवाइस के जरिए प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस मशीनी भाषा में प्राप्त परिणामों को मानवीय भाषा में बदलकर उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत करता है, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। चलिए इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो यह एक विद्युत यांत्रिक युक्त यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है, ठीक है। इस प्रकार वे यंत्र जिनके द्वारा डाटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर इनपुट डाटा टेक्स्ट, साउंड, चित्र, चलचित्र या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है, ठीक है। चलिए इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में हमारा जो है ह्यूमन डाटा एंट्री, सोर्स डाटा एंट्री, ठीक है। ह्यूमन डाटा एंट्री में हमारा हो जाएगा कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पिक डिवाइस, ये सभी। सोर्स डाटा एंट्री में हमारा आ जाएगा ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में हमारा आ जाएगा माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। पिक डिवाइस में हमारा आ जाएगा लाइट पेन, टच स्क्रीन। और ऑडियो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन। ये सभी हमारा इनपुट डिवाइस के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। वीडियो, ठीक है, वीडियो इनपुट डिवाइस में हमारा आ जाएगा वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में हमारा आ जाएगा स्कैनर, OCR, MICR, OMR, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ये सभी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जानते हैं जो आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। तो प्रमुख जो हमारे इनपुट डिवाइस हुआ है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, ठीक है। टच स्क्रीन जो है हमारा
वो, ठीक है। टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ रोचक तत्व है उसे हम लोग जानते हैं। इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ बाह्य युक्तियां यानी पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर सीपीयू को चारों ओर से घेरे रहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस है जिन्हें तार यानी कि केबल या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए कीबोर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड का लेआउट है, आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पे, ठीक है। सारे बटन रहते हैं इसमें, F1 से लेकर F12 तक, A से लेकर Z तक रहते हैं, फिर हमारे कॉमा डॉट ये सभी रहते हैं। चलिए कीबोर्ड के बारे में हम लोग आगे भी और समझेंगे। अभी आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो किस तरह का कीबोर्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल 104 बटनों वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग प्रचलन में है, ठीक है। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। इसे QWERTY कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर पंक्ति के बाईं ओर के 6 बटन जो है QWERT तथा Y के क्रम में हैं, ठीक है। कंप्यूटर की कीबोर्ड के कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर को निर्धारित निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कीबोर्ड को PS2, ठीक है, प्लग स्टेशन 2 पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। आजकल कीबोर्ड को USB पोर्ट द्वारा भी कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम से भौतिक संपर्क बनाए बिना रेडियो तरंगों पर कार्य करता है तथा इसे ब्लूटूथ द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, ठीक है। कार्य और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड को हम निम्नलिखित 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुख्य कीबोर्ड, ठीक है, या टाइपराइटर बटन, ठीक है। तो यह कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में अंग्रेजी टाइपराइटर के समान व्यवस्थित होता है। इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर A to Z, अंक 0 से 9 तक तथा कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं। इसे अक्षर बटन यानी कि अल्फाबेट की तथा संख्यात्मक बटन न्यूमेरिक की भी कहा जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने के लिए तथा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किया जाता है। मुख्य कीबोर्ड के कुछ विराम चिन्ह यानी मुख्य कीबोर्ड में कुछ विराम चिन्ह भी होते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बटन, तो ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं, ठीक है। इनका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक पूरे आदेश के बराबर होते हैं जिनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। इससे समय की बचत होती है, ठीक है। ये जो हमारा दिख रहा है, ठीक है, यही हमारा फंक्शन बटन है F1 से F12 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक कीपैड के बारे में समझते हैं, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। तो कीबोर्ड की दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों को संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। इनका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। इनमें 0 से 9 तथा दशमलव, जोड़, घटा, गुना तथा भाग के साथ न्यूमेरिक लॉक, ठीक है, तथा इंटर बटन होते हैं। ध्यान रहे कि 0 से 9 तक की संख्याओं के बटन मुख्य कीबोर्ड पर भी होते हैं तथा दोनों का समान परिणाम होता है, ठीक है।
न्यूमेरिक कीपैड जो है, न्यूमेरिक कीपैड के कुछ बटन दो कार्य करते हैं। इन बटनों का प्रयोग कीबोर्ड द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस के विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, अतः इन्हें कर्सर कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर गेम को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। यदि नम लॉक बटन ऑन है तो न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग संख्याओं को टाइप करने के लिए होता है। यदि नम लॉक बटन ऑफ है तो इन बटनों का प्रयोग एरो की तथा इंड होम पेज, ठीक है, इंड होम, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट तथा डिलीट फंक्शन के लिए किया जाता है। नम लॉक बटन ऑफ होने पर इनसे संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती है। किसी किसी कीबोर्ड में नम लॉक ऑन होने पर एक हरी बत्ती भी जलती है। ठीक है, चलिए कर्सर मूवमेंट बटन के बारे में जानते हैं हम लोग। कीबोर्ड के दाएं निचले भाग में, ठीक है, तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं जिन्हें कर्सर के दाएं, बाएं, ऊपर तथा नीचे ले जाया जा सकता है। इन्हें दायां, बायां, ऊपर तथा नीचे एरो बटन, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन एरो की कहते हैं। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं या दाएं या एक लाइन ऊपर या नीचे हो जाता है। इसे नेविगेशन की भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन और होते हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, पहला है हमारा होम बटन, तो कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। ठीक है, होम बटन का जो काम है, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे ये हमको लाइन के आरंभ में ले जाता है। ठीक है, होम तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के प्रारंभ में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए इंड के बारे में समझते हैं। कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है इंड बटन। ठीक है, इंड तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान इंड बटन दबाने पर कर्सर उस वेब के अंत में पहुंच जाता है। ठीक है, पेज अप के बारे में जानते हैं। पेज अप बटन के बारे में, तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाने के लिए हम लोग पेज अप बटन का उपयोग करते हैं, और पेज डाउन बटन का उपयोग हम लोग कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है, मॉडिफायर की के बारे में समझते हैं। ठीक है, जो मॉडिफायर की क्या होता है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर बना कोई बटन या बटनों का समूह जिसके प्रयोग से किसी अन्य बटन के होने वाले कार्य में परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफायर बटन कहलाता है। ठीक है, मॉडिफायर बटन स्वयं कोई कार्य नहीं करता परंतु दूसरे बटनों से के कार्यों में बदलाव करता है। मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल तथा विंडोज की मॉडिफायर बटन है। इनका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। सुविधा के लिए कीबोर्ड पर शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल तथा विंडोज की के दो बटन बनाए गए हैं जाते हैं जो मुख्य कीबोर्ड के दोनों छोरों पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, जिसको हम लोग VDT भी बोलते हैं या मात्र टर्मिनल कहलाते हैं। टर्मिनल का अर्थ है वह स्थान जहां संचार पथ का अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे स्पेशल पर्पस बटन के बारे में हम लोग समझते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के कुछ बटन किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें स्पेशल पर्पस बटन कहा जाता है। कुछ स्पेशल पर्पस बटन और उनके कार्य इस प्रकार है। न्यूमेरिक लॉक बटन, ठीक है, इसका प्रयोग संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नम लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर एक हरी बत्ती जलती है तथा संख्यात्मक कीपैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप करते हैं। नम लॉक ऑफ होने पर ये बटन नीचे लिखे कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक बटन के बारे में समझते हैं, जो वो क्या होता है।
तो इसका प्रयोग जो है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों या बड़े अक्षरों, ठीक है, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर या लोअर केस और अपर केस में किया जाता है, लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैप्स लॉक बटन दबाने पर ऊपर दाईं ओर एक बत्ती जलती है तथा कीबोर्ड से संबंधित बटनों द्वारा वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैप्स लॉक बटन दूसरी बार दबाने पर बत्ती बुझ जाती है तथा वर्णमाला के छोटे अक्षरों को टाइप किया जा सकता है। कैप्स लॉक तथा नम लॉक बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इनका फंक्शन उल्टा यानी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट बटन के बारे में समझते हैं। इसे संयोजक बटन यानी कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। किसी बटन पर दो चिन्ह रहने पर शिफ्ट बटन के साथ उस बटन को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है, उस बटन को अकेले दबाने पर नीचे लिखा चिन्ह टाइप होता है, ठीक है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होते हैं। अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर बड़े अक्षर टाइप होते हैं, ठीक है। चलिए टैब बटन के बारे में समझते हैं। जो टैब बटन क्या होता है? यह कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की जा सकती है तक कूदाते हुए ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी चार्ट, टेबल या एक्सेल प्रोग्राम में एक कोने से दूसरे खाने तक जाने के लिए भी टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन से वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ को इंडेंट भी किया जा सकता है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए रिटर्न या इंटर बटन के बारे में हम लोग समझते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने का कार्य भी इससे किया जाता है। कभी कभी कीबोर्ड में इंटर बटन को पहचान के लिए एक विशेष आकार प्रदान भी किया जाता है, ठीक है। चलिए एस्केप की के बारे में समझते हैं। जो हमारा एस्केप बटन क्या होता है, ठीक है। इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम के बाहर जाने के लिए यानी एग्जिट होने के लिए हम लोग एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बैक स्पेस बटन के बारे में समझते हैं। तो इसके प्रयोग से कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाया जाता है। इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियां ठीक करने में किया जाता है, ठीक है। डिलीट बटन के बारे में समझते हैं। तो इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने में किया जाता है। इससे कर्सर के बाद के सभी डाटा एक स्थान बाईं ओर खिसक जाते हैं। इससे चयनित शब्द, लाइन, पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रिंट स्क्रीन बटन के बारे में समझते हैं। क्या होता है? तो इससे स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उसे प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो क्लिपबोर्ड में संग्रहित कर लेता है जिसे बाद में किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट या एडिट किया जा सकता है, ठीक है। स्क्रॉल लॉक बटन, ठीक है। तो इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा दबाना पड़ता है। पॉज बटन, इसका कार्य स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही है। किसी भी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना पुनः आनी शुरू हो जाती है। इंसर्ट बटन, इसका प्रयोग पहले से संग्रहित डाटा पर ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक जो है हमारा स्थित अंक या अक्षर मिट जाता है तथा उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल अल्ट प्लस डेल बटन,
ठीक है, यानी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की बटन तीनों, इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग होता है, अर्थात किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता है। इन बटनों का प्रयोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है, इसे रीसेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टिक बटन क्या होता है। स्टिक की तो वे उपयोगकर्ता जो दो या अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर की यानी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट या विंडोज की को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक दूसरा बटन न दबा दिया जाए। ठीक है, स्टिकी की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं। इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन एक साथ दबाते हैं। ठीक है, चलिए स्पेस बार के बारे में हम लोग समझते हैं, जो स्पेस बार क्या होता है। ठीक है, स्पेस बार काफी महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी पड़ता है, लंबा सा बटन रहता है हमारे कीबोर्ड में। चलिए, कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति के बीच में स्थित सबसे लंबा बटन होता है यह। ठीक है, सामान्यतः इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों तथा अंकों के बीच खाली स्थान यानी स्पेस डालने तथा कर्सर को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने के लिए किया जाता है। इसे इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों से टाइप करते समय किसी भी हाथ के अंगूठे से इसका प्रयोग किया जा सके। मॉडिफायर की के साथ इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। वीडियो गेम में भी इसे एक मुख्य बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं कि कर्सर कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली सीधी खड़ी रेखा वर्टिकल लाइन है जो स्क्रीन पर आती जाती यानी ब्लिंक करती रहती है। कीबोर्ड द्वारा टाइप होने वाला अगला कैरेक्टर कर्सर के स्थान पर ही प्रदर्शित होता है। कर्सर को माउस द्वारा या कीबोर्ड पर स्थित कर्सर मूवमेंट बटन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है? तो वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें कीबोर्ड का प्रतिबिंब किसी सतह पर उतारा जाता है। सतह पर बने कीबोर्ड के आभासी चित्र में किसी बटन को छूकर कंप्यूटर में डाटा या निर्देश डाला जा सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड में कोई मशीनी पुर्जा नहीं होता, अतः इसमें टूट फूट की संभावना नहीं होती तथा साफ सफाई की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को माउस या टच स्क्रीन या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। यह वर्चुअल कीबोर्ड का ही एक रूप है। आजकल टैबलेट तथा स्मार्टफोन में डाटा डालने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए माउस के बारे में हम लोग जानते हैं। जो माउस क्या होता है, तो यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस इंजेलबार्ट ने 1964 में किया था। ठीक है, माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकन को सिलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा पिक्चर देख रहे हैं ये माउस का ही पिक्चर है। इसी तरह का रहता है, बीच में एक गोली जैसा रहता है, एक ये बटन होता है, एक ये बटन होता है, दोनों का अलग अलग अपना कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस का प्रयोग जो है वो काफ़ी अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, खासकर ग्राफिक में।
माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां बायां और मध्य बटन यानी कि राइट लेफ्ट एंड सेंटर बटन कहते हैं। ठीक है, माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विच है जिन्हें दबाकर कंप्यूटर को वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है। किसी समतल सतह माउस पैड पर माउस को हिलाने पर बॉल घूमता है तथा उसकी गति और दिशा मॉनिटर पर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। माउस पॉइंटर का आकार माउस द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टीज में परिवर्तन कर बाएं व दाएं बटन के कार्यों में अदला बदली की जा सकती है। ऐसा बाएं हाथ से काम करने वालों की सुविधा के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए किसी माउस के 3 बटन इस प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा होता है वह है लेफ्ट बटन यानी कि बायां बटन। तो यह माउस के बाईं ओर स्थित होता है। इसमें क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट या ड्रैग का काम किया जाता है। दायां बटन यानी राइट बटन, यह माउस के दाईं ओर स्थित होता है। यह सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्यों जैसे डायलॉग बॉक्स या मेनू बॉक्स खोलने, प्रॉपर्टीज देखने आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, मध्य बटन यानी कि सेंटर बटन, तो इसे स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। आधुनिक माउस के बीच वाले बटन को एक व्हील में बदल दिया जाता है जिसे घुमाकर डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाता है। ठीक है, चलिए माउस के कार्य को हम लोग समझते हैं। जो माउस किस तरह से कार्य करता है, फंक्शन ऑफ माउस। तो माउस द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला जो है वह पॉइंट और सिलेक्ट, ठीक है, करना। माउस पॉइंट को किसी आइकन के ऊपर ले जाने से यदि माउस पॉइंटर हाथ के आकार का हो जाए तो इसे पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है, साथ ही पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट का संक्षिप्त विवरण भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो सकता है। माउस का प्रयोग किसी आइकन, टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। सिलेक्ट किए गए आइकन, टेक्स्ट या इमेज के रंग में तात्कालिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को हम कॉपी, कट या डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा क्लिक। इसे सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी कहा जाता है। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट या आइकन को पॉइंट कर उसे सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए डबल क्लिक के बारे में समझते हैं। डबल क्लिक क्या होता है? तो माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ना डबल क्लिक कहलाता है। डबल क्लिक का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर को खोलने या किसी प्रोग्राम को एक्टिवेट या स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, राइट क्लिक के बारे में समझते हैं। माउस के दाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना राइट क्लिक कहलाता है। राइट क्लिक कर्सर की स्थिति के अनुसार उस ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित करता है। मेन्यू संबंधित विकल्पों का समूह है जिसमें से विकल्पों का चयन लेफ्ट क्लिक द्वारा किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जानने के लिए राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रैग और ड्रॉप के बारे में जानते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के आइकन पर माउस पॉइंटर ले जाने पर लेफ्ट बटन दबाना तथा लेफ्ट बटन दबाए रखकर उस माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ड्रैग कहलाता है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्ट का आइकन जो है भी साथ साथ चलता है। अब माउस पॉइंटर को वांछित स्थान या फाइल आइकन पर ले जाकर लेफ्ट बटन छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है। माउस के इस ड्रैग और ड्रॉप विकल्प का प्रयोग किसी आइकन, चित्र, अक्षर, फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या कंप्यूटर मेमोरी में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए माउस का प्रयोग हम लोग समझते हैं। पेंट प्रोग्राम में कलम या ब्रश की तरह भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए कुछ रोचक तथ्यों को हम लोग जानते हैं।
डबल क्लिक में माउस बटन को एक निश्चित समयांतराल के भीतर 2 बार दबाना पड़ता है। जी हाँ, डबल क्लिक में माउस को जो है एक निश्चित समय अंतराल के दौरान हमें 2 बार दबाना पड़ता है। यदि 2 क्लिक के बीच का अंतर कंप्यूटर पर सेट किए गए समय अंतराल यानी टाइम पीरियड से ज़्यादा है तो कंप्यूटर इसे 2 सिंगल क्लिक की तरह पढ़ता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा 2 सिंगल क्लिक के बीच के समय अंतराल को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल माउस के बारे में समझते हैं। ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। इसमें सतह पर घूमने वाला रबर बॉल नहीं होता। ठीक है, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड या लेसर डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगे सतह से परावर्तित होती है, जिन्हें फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल माउस के लिए किसी विशेष सतह या माउस पैड की जरूरत नहीं होती। इसे किसी भी अपारदर्शी सतह पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है। मैकेनिकल बॉल न होने के कारण इसमें टूट फूट की संभावना कम होती है। ठीक है, ये जो हमारा पिक्चर दिख रहा है यही हमारा ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतार कीबोर्ड माउस के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो हमारा डिस्प्ले पे दिख रहा है ये सभी हमारे वायरलेस कीबोर्ड है, माउस है, सॉरी वायरलेस माउस है। ठीक है, इसमें तार का जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वायरलेस और कॉर्डलेस कीबोर्ड माउस। ठीक है, सामान्यतः कीबोर्ड तथा माउस को तार के जरिए कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान में बेतार कीबोर्ड तथा माउस का प्रचलन बढ़ रहा है। इसमें कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंग, ठीक है, या रेड रेज या ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए होता है। ठीक है, बेतार कीबोर्ड या माउस में एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस के भीतर होता है, जबकि रिसीवर यूएसबी पोर्ट द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर रिसीवर तक भेजता है, जो उसे पुनः संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को दे देता है। ठीक है, बेतार कीबोर्ड या माउस जो है, ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों पर कार्य करता है। इसे कीबोर्ड या माउस में लगे बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाती है। टच पैड के बारे में समझते हैं। यह लैपटॉप तथा नोटबुक कंप्यूटर में बना एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग माउस की जगह किया जाता है। टच पैड के ऊपर उंगली को घुमाकर माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके ऊपर 2 बटन भी होते हैं जो लेफ्ट और राइट क्लिक का काम करते हैं। ठीक है, चलिए ट्रैक बॉल के बारे में समझते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है दोस्तों? ये जो हमारा चित्र आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये हमारा ट्रैक बॉल है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। ट्रैक बॉल जो है माउस का ही प्रारूप है। यह देखने में माउस जैसा ही रहता है, जिसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान से परिवर्तित किया जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड तथा कैम में किया जाता है। ठीक है, ट्रैक बॉल का प्रयोग जो है लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉयस्टिक के बारे में हम लोग समझते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है? तो ये जो हमारा दिख रहा है यही हमारा जॉयस्टिक होता है। इसमें ये बटन रहते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर 2 रहता है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। छड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन होता है जिसके द्वारा किसी आइकन या टेक्स्ट आदि का चयन किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सिमुलेटर, रोबोट नियंत्रण, ठीक है, आदि में किया जाता है। यह वीडियो गेम खेलना आसान और मज़ेदार बनाता है। ठीक है, चलिए प्रकाशीय पेन के बारे में हम लोग जानते हैं। लाइट पेन के बारे में, जो लाइट पेन क्या होता है?
तो यह पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या बारकोड को पढ़ने में किया जाता है। प्रकाशीय पेन में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। स्टाइल्स भी पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग टच स्क्रीन सुविधा वाले हैंड हेल्ड डिवाइस में इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए स्कैनर के बारे में हम लोग समझते हैं। स्कैनर क्या होता है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र यानी डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। स्कैनर कागज पर बने डॉक्यूमेंट पर प्रकाश पुंज यानी लाइट बीम डालता है तथा परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डाटा में बदलता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर इस डॉक्यूमेंट को एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बारकोड रीडर को समझते हैं। जो बारकोड रीडर क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग अभी जैसे भी ई कॉमर्स कंपनी सब है, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट या अमेजोन, उन सभी में बारकोड रीडर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इस तरह से वो कोडिंग रहता है बारकोड रीडर का। चलिए इसको समझते हैं। बारकोड विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल काली पट्टी होती है जिसकी चौड़ाई दो पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उनमें सूचनाएं निहित रहती है। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद, वस्तुओं के प्रकार आदि का पता लगाया जा सकता है। बारकोड का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था, पर इसे प्रचलित करने का श्रेय जो है एलन हैबरमैन को जाता है। ठीक है, भारत में जो है वो हमारा वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने सभी उत्पादों पर बारकोड का प्रयोग जरूरी करवा दिया। ठीक है, बारकोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है तथा परावर्तित किरणों के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डालता है। आजकल बारकोड का प्रयोग बैंक व पोस्ट ऑफिस में भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोर में उत्पादों पर नजर रखने के लिए किया गया, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड है। ठीक है, इसमें 10 लाइनें होती है जिनमें प्रधान 5 उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता तथा 5 अंतिम उत्पाद की जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए माइकर के बारे में समझते हैं। माइकर क्या होता है? ठीक है, माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट में किया जा रहा है। इससे कम समय और बड़ी मात्रा में चेक ड्राफ्ट का भुगतान करने और जो है नकल रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, माइकर कोड में 0 और 9 तक संख्याओं और 4 चिन्हों कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में समझते हैं। जो वह क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों, चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। चलिए वेब या डिजिटल कैमरा के बारे में हम लोग समझते हैं। जो वो क्या होता है? ये जो हमारा चित्र देख रहे हैं यही हमारा डिजिटल कैमरा होता है जो कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं।
यह एक समान डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड जो है प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। इसे वेब कैम भी कहा जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट आदि में किया जाता है। ठीक है, चलिए टच स्क्रीन के बारे में समझते हैं। टच स्क्रीन क्या होता है? तो यह एक आसान इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें स्क्रीन की सतह पर घूमती रहती है। जब अंगुली से प्रदर्शित विकल्पों को छूते हैं तो किरणों की गति प्रभावित होती है तथा उसकी स्थिति रिकॉर्ड कर ली जाती है। स्थिति के अनुसार कंप्यूटर चिन्हित विकल्प को क्रियान्वित करता है। ठीक है, टच स्क्रीन का उपयोग बैंकों में, एटीएम, ठीक है, तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र यानी इंफॉर्मेशन कियोस्क में किया जा रहा है। स्मार्टफोन तथा टैबलेट कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन का उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए माइक के बारे में समझते हैं हम लोग। जो माइक क्या है? तो माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी आवाज को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। माइक ध्वनि तरंगों यानी ऑडियो सिग्नल को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है, जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। माइक का प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज रिकॉर्ड करने, ऑडियो फाइल तैयार करने तथा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए स्पीच रिकॉग्निशन समझते हैं क्या होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है तथा उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है। इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है, पर भविष्य में इसके विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एक माइक्रोफोन आवाज को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर किए गए आवाज के नमूने से मिलाकर इसे टेक्स्ट या कमांड में बदलता है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में समझते हैं। वो क्या होता है? तो स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है। इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं पर टेक्स्ट के रूप में नहीं। ठीक है, OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तथा OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर के बारे में समझते हैं। वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड है जिसमें एक चिप या चुंबकीय पट्टी यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। इस चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है जिसे कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा हुआ प्रोसेस किया जा सकता है। बैंकों में ATM के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट के बारे में समझते हैं। यह क्या होता है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से मैप, रेखा चित्र तथा स्केच आदि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। बाद में इसे एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट में एक स्क्रीन तथा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से स्क्रीन पर सेंसर इसे डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। वो क्या होता है?
तो एक विद्युत यांत्रिक युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर तथा प्रिंटर सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर आउटपुट को दो भागों में बांटा जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट तथा हार्ड कॉपी आउटपुट। चलिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को समझते हैं, जो वह क्या होता है। तो यह एक अस्थायी आउटपुट है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है जिसे हम कंप्यूटर तथा उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसमें कागज तथा स्याही की बचत होती है। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए हार्ड कॉपी आउटपुट के बारे में समझते हैं। तो यह कागज पर प्रस्तुत अस्थायी परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी देखा व पढ़ा जा सकता है। इसमें परिवर्तन करना भी आसान नहीं होता। प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आउटपुट के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण हम लोग समझते हैं। आउटपुट डिवाइस में हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट में पहले तो हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस देखा। ठीक है, जिसमें हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट था। अब हार्ड कॉपी आउटपुट जो है उसमें हम लोग प्रिंटर और प्लॉटर को देखेंगे, और प्रिंटर में हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को देखेंगे, और प्लॉटर में हम लोग ड्रम और फ्लैट बेड के बारे में जानेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर के में हम लोग डॉट मैट्रिक्स और डीजल व्हील के बारे में जानेंगे, डेजी व्हील के बारे में। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग इंकजेट और लेजर के बारे में जानेंगे। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के बारे में हम लोग ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट के बारे में समझेंगे। ऑडियो आउटपुट में हम लोग हेडफोन और स्पीकर के बारे में समझेंगे। वीडियो आउटपुट में हम लोग मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, इन सभी को देखेंगे। मॉनिटर में हम लोग मोनोक्रोम और कलर समझेंगे, और कलर में हम लोग CRT, LCD और LED आते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं, उसे चलिए हम लोग देखते हैं जो कौन से प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं। तो प्रमुख आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर या वीडियो होता है सबसे पहला, दूसरा प्रिंटर है, तीसरा प्लॉटर है, चौथा स्पीकर है, पांचवा कार्ड रीडर है, पांचवा हमारा टेप रीडर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ का हम लोग यहाँ पे अभी देख लिए हैं। ठीक है, बाकी आगे जो भी आउटपुट डिवाइस है हम लोग आगे भी और देखेंगे। चलिए मॉनिटर के बारे में समझते हैं या वीडियो के बारे में। तो यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि लेजर जो है यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। कंप्यूटर में लेजर बीम का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क या बारकोड रीडर, लेजर प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिकल संचार आदि में किया जा रहा है। लेजर का आविष्कार थियोडर मैमन ने 1960 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग मॉनिटर का वर्गीकरण समझते हैं। तो मॉनिटर का वर्गीकरण जो है हमारा वह क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर में हम लोग डिस्प्ले किए गए रंग के आधार पर मॉनिटर के 3 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, पहला है हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर। तो यह मॉनिटर 2 रंग के डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। ठीक है, मॉनिटर के पृष्ठभूमि में एक रंग होता है जबकि सामने दिखने वाले ऑब्जेक्ट का रंग दूसरा होता है।
आगे बढ़ते हैं। ग्रे स्केल मॉनिटर, ये क्या होता है हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर? तो यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप है जिसमें काले और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। कलर मॉनिटर, इसमें 3 मूल रंग लाल, हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है तथा इनके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इसे RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू मॉनिटर भी कहा जाता है। यह 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए तकनीक के आधार पर भी मॉनिटर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हमारा कैथोड किरण ट्यूब। ठीक है, मॉनिटर, तो यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीमा को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वह है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो इसमें 2 परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में होता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए LED मॉनिटर के बारे में हम लोग समझते हैं। जो LED मॉनिटर क्या होता है, ये जो हमारा दिख रहा है यही हमारा LED मॉनिटर है। चलिए इसको समझते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर में OLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है। इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। यह LCD मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। ठीक है, मॉनिटर की गुणवत्ता। ठीक है, तो किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। ठीक है, पिक्सल सबसे पहला जो हमारा वो पिक्सल के आधार पर मापते हैं। ठीक है, मॉनिटर की गुणवत्ता को। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नजदीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा होगा। इसे डॉट पर इंच, ठीक है, DPI भी नापा जाता है जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या को बताता है। ठीक है, रिजोल्यूशन के बारे में है दूसरा, हम रिजोल्यूशन से समझ सकते हैं। यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज यानी कि वर्टिकल तथा एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने से चित्र साफ यानी क्लियर तथा चमकीला शार्प दिखता है। 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 × 768 पिक्सल हो सकता है। ठीक है, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम। किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय हमारा रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं हम लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 नंबर आपका फिक्स है। इससे कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे तथा 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच होगा। ठीक है, चलिए प्रिंटर को समझते हैं। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या अस्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, रेखा चित्र यानी ग्राफिक्स तथा चित्र यानी इमेज का पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से मापी जाती है। यह 1 वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है जिसे DPI यानी डॉट पर इंच कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए प्रिंटर का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रिंटर का वर्गीकरण होता है। तो प्रिंट क्षमता के अनुसार, प्रिंट करने के तरीके के अनुसार हम लोग प्रिंटर का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट क्षमता के अनुसार जो है कैरेक्टर प्रिंटर,
लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, इन सभी ये सभी होते हैं। और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार जो है वह इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी हमारा होता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारा थर्मल इंकजेट और लेजर प्रिंटर आता है। ठीक है, चलिए कैरेक्टर प्रिंटर को हम लोग पहले समझते हैं। यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर के बारे में समझते हैं। यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, अतः इसकी प्रिंट करने की गति बहुत तेज 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। ठीक है, पेज प्रिंटर के बारे में समझते हैं हम लोग। जो पेज प्रिंटर क्या होता है, तो यह प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में समझते हैं। यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम लोग समझते हैं। यह एक धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंटेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती है। डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी उकेरे जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें रिबन नहीं रहता तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। इसमें काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे टेक्स्ट, रेखा चित्र या चित्र किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, थर्मल प्रिंटर के बारे में समझते हैं। जो क्या होता है, तो यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है। ठीक है, चलिए इंकजेट प्रिंटर के बारे में हम लोग समझते हैं। वो क्या होता है, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है जिससे मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम है पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर ही होता है। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बोतल इंक कॉर्टेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए लेजर प्रिंटर के बारे में हम लोग समझते हैं। जो वो क्या होता है, तो यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, ठीक है, तथा आवेशित स्याही टोनर, कॉर्टेज इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर बीम में प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। एक रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। ठीक है, लेजर प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है पर इसकी प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में दो स्याही की बोतल यानी कॉर्टेज प्रयोग की जाती है।
काला और रंगीन। ठीक है, रंगीन स्याही बोतल में 3 मूल रंग लाल, नीला और पीला होता है, जिसका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए प्लॉटर को समझते हैं। प्लॉटर क्या होता है? तो यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड, कैम आदि में किया जाता है। ठीक है, चलिए स्पीकर के बारे में समझते हैं। स्पीकर क्या होता है? तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीड साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर होता है, जिसे बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। इसमें एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। ठीक है, स्पीकर को 3.5 mm 3.5 mm स्टीरियोफोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान के 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हेडफोन को समझते हैं। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 2 छोटे स्पीकर हैं, जिन्हें कान के काफी पास लगाकर रखा जाता है। ठीक है, अतः इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है। इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने में किया जाता है। आजकल हेडफोन तथा माइक दोनों एक ही उपकरण में बने होते हैं, जिनका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन प्रोजेक्टर हम लोग समझते हैं। जो स्क्रीन प्रोजेक्टर क्या होता है? यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है, ताकि इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, जिसमें आवाज, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान या मनोरंजन के लिए एक बड़े समूह को कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आवाज प्रतिक्रिया समझते हैं। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, इसकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आवाज पुनः उत्पादन यानी वॉइस रिप्रोडक्शन, तो इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार इनमें से उपयुक्त आउटपुट का चयन कर उसे साउंड कार्ड तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि आउटपुट पैदा किया जाता है। दूसरा हमारा है स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जा सकता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर या हेडफोन, साउंड कार्ड तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधितों तक सूचना पहुंचाने में किया जा रहा है। वीडियो गेम, अलार्म, घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के बारे में समझते हैं। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाने वाला डाटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। यूजर द्वारा टर्मिनल के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान है जहां संचार माध्यम का अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा डंब टर्मिनल,
ऐसे टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती। यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर रहता है। स्मार्ट टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती। ठीक है। तीसरा हमारा है इंटेलिजेंट टर्मिनल। ऐसे टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर तथा स्टोरेज क्षमता मेमोरी दोनों होती है। ठीक है। चलिए इनपुट आउटपुट पोर्ट के बारे में समझते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थान बने होते हैं जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। ठीक है। जिसमें हमारा रहता है पहला सीरियल पोर्ट। ठीक है। मदरबोर्ड पर बने इस पोर्ट द्वारा एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। इसे सीरियल डाटा स्थानांतरण कहते हैं। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। सीरियल पोर्ट RS 232 मानकों पर आधारित होते हैं। ठीक है। RS 232 मानकों पर आधारित होते हैं। सीरियल पोर्ट का प्रयोग कर मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। पैरेलल पोर्ट की गति तीव्र होती है। इसे उन डिवाइसों को जोड़ा जाता है जिनमें डाटा स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए USB पोर्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में। ठीक है। USB पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को USB पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण भी कहा जाता है। USB पोर्ट को सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वह प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB के विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी हाँ, इस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो USB के विकास में भारत के किस आदमी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, तो वह है हमारे श्री अजय भट्ट का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SCSI पोर्ट। ठीक है। ये क्या होता है SCSI पोर्ट? तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट होता है। यह मदरबोर्ड पर बना इंटरनल बस पोर्ट है जो हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। ठीक है। हमारा अगला जो है वह है फायरवायर। फायरवायर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE के मानक 1394 का अनुपालन करने वाला पोर्ट है। ठीक है। जो उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, वीडियो कैमरा आदि अनेक उपकरणों को फायरवायर के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था। ठीक है। लेकिन इससे प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन चैप्टर का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोग का नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न रहेंगे सारे यहीं से रहेंगे। ठीक है। हमारा जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का यह चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का चैप्टर नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था, जिसका आज हम लोगों ने एक एक टॉपिक को देखा और सभी टॉपिकों का ऑपरेशन करके समझा जो किस तरह से इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले सारे प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे ताकि वहां आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।